हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य स्वागत करता हूं आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 को, चैप्टर नंबर 5 के उद्योग जो कि है हमारा पार्ट उद्योग, इसके पार्ट 1 को हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ चुका था प्रमुख उद्योगों का वितरण के बारे में, आज हम लोग जानेंगे लोहा इस्पात उद्योग। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लौह इस्पात और उसका उद्योग। देखिए, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ अयस्क लोहा, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। देखिए, जो ये हमारा उद्योग है यह भी एक निर्गत शामिल होता है प्रक्रम, जो कि यह भी एक उद्योग है। इसमें कोयला हो गया, पूंजीवादी पत्थर हो गया, कच्चे माल, जो भी कच्चे माल होते हैं वो सब इसी में आते हैं। लोहा अयस्क में इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। प्रगलन क्या है इसको समझ लेते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापाकर निष्कासित किया जाता है। देखिए, जो हमारी लोहा होती है उसको गला करके उसको सही आकार में, उसको कार्य करने लायक या उसके एक आकार में बनाया जाता है, उसी को लोग प्रगलन कहते हैं। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। देखिए, ये हमारा कोयला टन हो गया, और ये टन अयस्क हो गया, और ये चूना पत्थर हो गया, ये इस्पात हो गया। इसको छड़िया भी बोलते हैं हम लोग, लोहा। यहाँ पे देखिए ये मशीन है, ये भट्टी है, इसमें लोहा को गला करके बनाया जाता है सही आकार में। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग हम करते हैं वे भी इस्पात से बनी। ये सभी लोहे से ही बनी हुई है। जितनी सभी धातुएं हैं आप देख सकते हैं। तेलकूप इस्पात से मशीनों में बाधित किए जा सकते हैं। जो तेलकूप होता है वह भी इस्पात से ही बने होते हैं। इस्पात की पाइपलाइनें से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पहले इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होते थे। देखिए, यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद। होते थे कच्चा माल, जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होते थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेश में आयात करना पड़ता था। देखिए, ये हमारा झोंका भट्टी में लौह अयस्क इस्पात यानी कि लोहा का बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर मटेरियल लगाया जाता है और भट्टी के द्वारा इसको गला करके एक सही आकार में लाया जाता है। पहले यह समुद्र के किनारे बनाया जाता था। देखिए यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, इनका जो कार्य भी हुआ वह भी बढ़ते गया, तो इसको बढ़ाने के लिए अब समुद्र के तटों के किनारे भी बनाया जाने लगा।
देखिए 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति ऐसी थी, और अब देखिए 1800 पहले ऐसी थी। आइए अब हम आगे जानते हैं। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। सभी महत्वपूर्ण इस्पात लौह उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई है, दुर्गापुर है, वर्णपुर है, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात वे केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये देखिए हमारा मैप में बताया गया है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कि कहाँ पे इस्पात पाया जाता है। यहाँ पे सभी मार्किंग करके बताया गया है, तो आप लोग मैप भी देखा कीजिएगा। आइए अब हम लोग जानते हैं जमशेदपुर टाटा के बारे में। देखिए 1947 से पहले भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, वह था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टेस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के बाद पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। जब आज़ाद हो गया हमारा देश, तब सरकार अपने हाथ में इसको ले लिया। बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप में जमशेदपुर देश में पहला लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में और याद भी कर लीजिएगा। ये देखिए स्वर्णरेखा मंदिर यहाँ पे मैप के माध्यम से बताया गया है। ये हमारा डिमना झील है, यहाँ पे डालमा पहाड़िया है, पे चिड़ियाघर है, यहाँ पे सकाची है, टाटा इस्पात कार्य है यहाँ पे है। ये सभी मैप के माध्यम से यहाँ पे जमशेदपुर है, सभी को बता दिया गया है। तो आप लोग मैप को भी अपने बुक पे या कुछ पे बना करके समझ लीजिएगा। साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। वह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग और कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। वह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झाड़िया कोयला क्षेत्रों में कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होती है। देखिए जो हमारा जमशेदपुर टाटा है कंपनी है जहाँ स्थित है, वहाँ से छत्तीसगढ़ से उसको कोयला और तथा चूना पत्थर सभी डोलोमाइट और सभी चीज़ें प्राप्त होती है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग चीज़ें उसको प्राप्त होती है। देखिए 32 किलोमीटर कालीमीटी स्टेशन से बंगाल के नागपुर रेलवे से 32 किलोमीटर दूरी पर था। लेकिन धीरे धीरे देखिए जमशेदपुर टाटा में टिस्को कंपनी की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। जब जमशेदपुर टिस्को कंपनी की स्थापना हुई, उसके बाद भी बहुत सारी कंपनियों की स्थापना किया गया। तो इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया था। ताल ये सभी चीज़ें इसमें बनाई जाती थी। और सभी कंपनियों में कृषि से जो भी संबंधित कार्य हैं या मशीनें हैं या टीन की चादरें हैं या केबल या तार या फिर जो भी वस्तुएं हैं, ये सभी और सभी कंपनियां बनाती है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश तो अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालिक इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल भी सहायक उद्योगों में शामिल है। तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी अपनी सवालें पूछिए। इसमें जो भी समझ में ना आए, चूँकि NCERT का बुक है, इसको इतना विस्तारपूर्वक बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ ही जाएगा। और नहीं आएगा तो आप कमेंट में कीजिएगा जो भी, तो कमेंट में हमारी टीम के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। जो पीटर्सबर्ग है यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, लोहा का नगर है।
वहाँ पे लोहा पाया जाता है। अपनी आम भाषा में मैं बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसा तो इसका किताबी भाषा इस्पात ही है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधा ये उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनीसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है। पीटर्सबर्ग में लगभग 1500 किलोमीटर दूरी है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लैक्स में पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। देखिए यहाँ से 1500 किलोमीटर की दूर है, लेकिन इसको रेलगाड़ी के माध्यम से सामानों की आपूर्ति को पूरी की जाती है, एक दूसरे से दूसरी जगह ला करके पहुँचाई जाती है और तब उसका कार्य होता है। यह ओहिया, मोनोगाहेला और एल्घानिया नदी से पर्याप्त जल प्राप्त करता है। पीटर्सबर्ग जो है संयुक्त राज्य में, यह भी इम्पोर्टेंट, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेल और एल्घानी नदी की घाटियों में स्थित तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहिया नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जा सकता है। क्या आप जानते हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे रहते हैं, तो आप लोग इसको ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। जो ग्रेट लैक्स के नाम से जाना जाता है वो हमारा सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारिया, मिशिगन और ईरी। या मिशिगन और ईरी जो है नदियाँ, ये हमारी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इन 5 झीलों में सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में सबसे उच्च ऊर्ध्वाधर प्रवाह करती है। पीटर्सबर्ग जो क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने भी है। ये रेल पटरिया उपकरण और भारी मशीनों के उत्पाद में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। रेल की पटरिया भी बनाई जाती है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है हमारे देश में। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण होता है। इन सभी का प्रयोग करके सूती का कपड़ा बनाया जाता है। उपयोग में लाए जाने वाले कच्चे माल का आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। जो रेशे होते हैं वह कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। मानव निर्मित रेशे, देखिए प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयान शामिल है। आइए जानते हैं, जो टेक्सटाइल शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सिरो से उपयुक्त पन किया गया है, उसका अर्थ बुनना होता है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों द्वारा बनाया जाता है। देखिए, जो सूती वस्त्र होता है वह चरखा के द्वारा बनाया जाता है। चरखा के द्वारा जो हमारे गांधी जी होते थे वह सूती का कपड़ा ही बनाते थे और सूती का कपड़ा ही पहनते थे। यह 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया गया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। देखिए, भारत में आयुत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा ही रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका और मलमल, मफुलीपट्टनम की छींट, कालीकट के केलिका तथा बुरहानपुर ये सभी जगह हैं जहाँ पे इनकी व्यापार किया जाता है। सूती वस्त्र व वडोदरा के फुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइन के लिए विश्वविख्यात थे। ये सभी जो नगर हैं यहाँ पे जो सूती वस्त्र पे डिजाइनें बनाई जाती हैं उसके लिए ये सभी नगरें प्रसिद्ध है। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लगता है। ये महंगा भी मिलता है और बनाने में हाथ से बनाना है तो काफ़ी समय भी लगता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसलिए परंपरागत सूती उद्योग
पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते की अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यह वेरी इम्पोर्टेंट है। कोसर आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात, जो महाराष्ट्र होता है, और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, वहाँ पर भी इनके प्रयोग किया गया। लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है, लेकिन इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैला गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडुचेरी और पानीपत कुछ महत्वपूर्ण केंद्र हैं जहां पे सूती वस्त्र का निर्माण होता है। देखिए, हमारी जो देश में प्रथम बार सूती उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लाइस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम सूती उद्योग कब स्थापित किया जाता है? 1818 में कोलकाता, यह आप याद कर लीजिएगा। अब आइए हम जानते हैं अहमदाबाद के बारे में। अहमदाबाद जो गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती तट के स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई थी। यह था शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। सबसे ज़्यादा वस्त्र का यानी कपड़ा का सेल होता है तो मुंबई में होता है, लेकिन उसके बाद होता है तो अहमदाबाद होता है। अहमदाबाद का प्रायः भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अनुकूल अवस्थित कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त हैं। ये सभी बातें यहाँ पे मुख्य रूप से हैं, तो आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिए। और बता दें आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बार बार आपको बोला जा रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्ध कुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। वहाँ पे जो घनी आबादी के कारण वहाँ के मजदूर भी इसी मिलों में लगे रहते हैं और अपने कार्य करते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र के देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद भी करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पतन से इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र की निर्यात करने की सुविधा भी है। ये हमारी मशीनें जो होती है, मशीनों का आयात निर्यात किया जाता है, वो वहाँ से मुंबई से सुविधा भी बहुत ज़्यादा है, आसानी से ले जाए और ले आया जा सकता है। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। यह बेहद इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं, बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्र और विकास और अहमदाबाद में मिलों में मशीनें प्रौद्योगिकी का नवीकरण ना होना इसका प्रमुख कारण है। ओसाका, देखिए ओसाका जो जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका का बहुत सारे कपड़े भी आते हैं। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कताई बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यूडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। देखिए जो मिल होती है उसमें चलाने के लिए जल भी चाहिए, तो जलों के लिए नदियाँ भी उपलब्ध होती है। श्रमिकों यानी कि मजदूरों के लिए आसानी से उपलब्ध होता है। पतन की अवस्थित कच्चे माल की आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और USA से आयात की जाती है जो कपास होता है।
परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार भी है। यद्यपि देश का यह एक बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और समेट ले जा रही है। तो दोस्तों आज हम लोग का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 का क्लास 8 का समाप्त हो चुका है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कोई ना कोई ऐसा तो सवाल होगा आपके पास, तो उसको लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स को उसी के लिए बनाया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय